Hello friends, so let's discuss our next chapter of Charak Chikitsa, that is called the Gulma Chikitsadhyay. Earlier we have discussed the Raktapita Chikitsadhyay. Now let's start the Gulma Chikitsadhyay. So ultimately Gulma Chikitsadhyay डिस्कस करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो गुल्म निदान है ना, गुल्म निदानम अध्याय ऑलरेडी आचार्य चरक ने उन्होंने निदान स्थान में चरक संहिता पूर्वार्ध में निदान स्थान जो था सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, इंद्रिय स्थान, शरीर स्थान जो था, अल्टीमेटली उसने निदान स्थान में पर्टिकुलर जो 5th चैप्टर 3rd चैप्टर से कुछ अप्रॉक्सीमेटली चैप्टर था जहाँ पे उन्होंने गुल्म निदान डिस्कस किया था। तो गुल्म निदान जो उन्होंने डिस्कस किया उसी की चिकित्सा ये गुल्म चिकित्सा अध्याय में यहाँ पे उन्होंने वर्णन किया है। बट जो भी कुछ उसका यू कैन से परिभाषा है, उसके प्रकार है और यू कैन से काइंड ऑफ जो टाइप्स है वो उन्होंने जस्ट इन शॉर्ट यहाँ पे कवर अप किया है। तो लेट्स बिगिन अवर टुडेस क्लास, दैट इज कॉल्ड गुल्म चिकित्सा अध्याय। तो गुल्म की डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं। तो गुल्म अल्टीमेटली मतलब क्या है कि नॉर्मली मॉडर्न से अगर हम रिजम्बल करेंगे तो जितने भी ट्यूमर्स होते हैं ना, एब्डोमिनल ट्यूमर्स, दे आर डायरेक्टली को रिलेट, दैट इज कॉल्ड एज अ गुल्म। ओके, दे आर को रिलेटिंग विद दिस गुल्म बिकॉज एब्डोमिनल ट्यूमर जो रहता है ग्रंथि स्वरूप में रहता है, यू कैन से सॉलिड मास होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ गुल्म। ओके, तो ग्रंथि रूपेण अवस्थानात गुल्म, दिस आर द डेफिनेशन ऑफ आवर यू कैन से गुल्म। उदर प्रदेश में वायु से बनी हुई ग्रंथि का नाम क्या होता है? गुल्म होता है। तो गुल्म के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा दोष रिस्पॉन्सिबल है? गुल्म के लिए हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो दोष रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज कॉल्ड एज वात दोष। ओके, तो सर्वेषु अपि खल्वेतेषु गुल्मेषु न कश्चितः वातादृत संवितः गुल्मः। अभी अगेन रिपीट, सर्वेषु अपि खल्वेतेषु गुल्मेषु न कश्चितः वातादृत संवितः गुल्मः। तो 5 प्रकार के गुल्म होते हैं, वातज गुल्म, पित्तज गुल्म, कफज गुल्म, सन्निपातज और ये कहते हैं रक्तज गुल्म। तो जितने भी ये 5 प्रकार के जो गुल्म है ना, अल्टीमेटली जो हम टर्मिनोलॉजी दे रहे हैं पित्तज गुल्म, कफज गुल्म, ये जस्ट यू कैन से प्रिडोमिनेंस ऑफ दोषा के ऊपर दिया गया है। बट यू शुड नो कि काइंड ऑफ जो बिहाइंड दैट पर्टिकुलर जो टाइप हम डिस्कस करें ना, उसके बिहाइंड जो वात दोष है ना वो ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबल हो चुका है। मतलब गुल्म को प्रोड्यूस करने के लिए वात दोष ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके साथ साथ जो दोषों का संसर्ग होता है और अगर वो दोष बढ़ा हुआ रहेगा उसके कंडीशन में, then we are giving the terminology called as a specific to that dosha, वातज, पित्तज, कफज और रेस्पेक्टिवली। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो इट इज़ नॉट ओनली एब्डोमिनल ट्यूमर, बहुत सारे जितने भी ट्यूमर होते हैं हमारे, बहुत सारे ट्यूमर्स है एब्डोमिनल ट्यूमर्स में। ओके, दैट ऑल कम अंडर तरीके से गुल्म। तो कोश के अंदर मूर्त स्वरूप में दिखने वाला जो गुल्म होता है या फिर जो मल है दैट इज कॉल्ड एज अ गुल्म। तो कॉसेस बताया गया कि रुक्ष अन्नपान का सेवन, अति मद्यपान का सेवन, वेग विधारण करने से, ओके, नॉन सप्रेसिबल अर्जेस को सप्रेस करने से, मानसिक डिप्रेशन से, अति व्यायाम करने से, पंचकर्मों या फिर संसर्जन कर्मों का मिथ्या योग होने से, दैट लीड्स टू द विशेषण ऑफ दोषा एंड अल्टीमेटली रिजल्ट इन द यू कैन से काइंड ऑफ ग्रंथि रूपेण स्ट्रक्चर और ग्रंथि रूपेण यू कैन से अपीयरेंस वाला मास और सॉलिड। ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ गुल्म। ओके, तो ये देखिए इन्हीं सभी कारणों से, ये जो कारण मैंने आपको बताया, by this etiological factor vata get vitiated and ultimately if once vata get vitiated that leads to the ये क्या करता है कि अलग अलग दोषों को विशेष करता है एंड अल्टीमेटली अलग अलग दोषों को अपने साथ एब्डोमिनल और उदर प्रदेश में अलग अलग जगह पे लेके जाकर क्या करता है, वहाँ पे ग्रंथि स्वरूप एक सॉलिड मास वहाँ पे क्या करता है, क्रिएट करता है, दैट इज कॉल्ड एज अ गुल्म। तो ये देखिए पित्त कफ ये सभी दोष दूषित हो जाते हैं, ऑल गेट विशिटेड। वायु क्या करता है, पित्त और कफ को लेकर किसी जगह पे लाकर मार्ग अवरोध कर देता है एंड इस ऑब्स्ट्रक्शन से हृदय, नाभि, पार्श्व, उदर, बस्ती, इन सभी जगहों पर क्या होता है, पेन होता है एंड अल्टीमेटली जहाँ पे पेन है वहाँ यू कैन से राउंड शेप गोला जैसा स्ट्रक्चर वहाँ पे क्रिएट हो जाता है, ऐसा फील होता है। ओके, बाय डूइंग पैल्पेशन, दैट इज कॉल्ड एज अ गुल्म। तो काइंड ऑफ पित्त कफ दूषित हुए रहते हैं, बट वंस वायु गेट विशिटेड दैट लीड्स टू द यू कैन से वायु क्या करता है, पित्त विशिटेड हुआ रहेगा तो पित्त को, अगर कफ विशिटेड है या फिर कफ अगर बढ़ा हुआ रहेगा, कफ प्रकोपित अवस्था में रहेगा तो वो उसको क्या करता है, यू कैन से अपने साथ लेके जाकर क्या करता है, अलग अलग मार्गों में लेके जाकर क्या करता है, उसके साथ अवरोध कर देता है। तो किसी जगह पे लेके जाकर उधर प्रदेश की किसी जगह पे लाकर क्या करता है, वो उसको वहाँ पे यू कैन से प्लेस कर देता है, रिस्पेक्टिव जो भी पित्त है, कफ है वगैरह, और वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है। और ये जो प्लेसेस बताए गए हैं, हृदय, नाभि, पार्श्व, उदर, बस्ती, दिस आर द साइट्स फॉर अ गुल्म। ओके, और यहाँ पे क्या करता है, सीवियर पेन इंड्यूस करता है बाय क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ राउंड शेप स्ट्रक्चर। दिस राउंड हाउ वी assess by doing palpation. Okay, we feel this round you can say goal like structure, that is called the gulma. तो सर्वेषु अपि कल्वेतेषु गुल्मेषु न कश्चित् वातर्दित संयुक्तः गुल्म। ओके, दैट यू हैव टू रिमेंबर कि जितने भी प्रकार हैं, जितने भी टाइप हैं, उसमें सभी प्रकारों में
जो वात दोष होता है ना उसमें संसर्ग होता है हमारा। ओके, गुल्म के 5 स्थान बताए गए। देखिए, बस्ती, नाभि प्रदेश, हृदय और दोनों पार्श्व, दिस आर द 5 प्लेसेस ऑफ गुल्म। नॉर्मली यहाँ पे ट्यूमर हमारे रहते हैं। ओके, टाइप ऑफ, देखिए टाइप विद साइन एंड सिम्टम ऑफ, ये जो एक जो हमने प्रकार देखा, काइंड ऑफ 5 टाइप के हमारे गुल्म रहते हैं। मैंने आपको बताया ही है कि वातज गुल्म है, पित्तज गुल्म है, कफज है, सन्निपातज जिन्हें हम नीचे गुल्म ही बोलते हैं, और काइंड ऑफ हमारा एक रक्तज गुल्म होता है। तो ये खलु तृतीय था, वातज, पित्तज, कफज, निचयज, रक्तज गुल्मम इति पंचदा गुल्मा भवंती, ऐसा एक पर्टिकुलर श्लोक आता है। तो वातज गुल्म के लिए हेतु बताएगी कि रुक्ष अन्नपान का सेवन वेगों को रोकने के कारण, शोक, अभिघात या ट्रॉमा वगैरह लगने की वजह से, भोजन ना करने की वजह से वायु प्रकोपित हो जाता है। यानी देखिए काइंड ऑफ वायु प्रकोपित हो जाने के बाद वातज गुल्म क्या होता है, वो प्रोड्यूस करता है। तो जिसका मतलब गुल्म की कैटेगराइजेशन कर रहे हैं कि जो गुल्म अन्न के परिपाक होने पर वात का प्रकोप हो, जो भोजन करने से नरम यू कैन से हो जाए और उसकी जो पेन सबसाइड हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज द वातज गुल्म। ओके, तो आफ्टर डाइजेशन या जिसका अन्न के परिपाक होने पर, यानी कि आफ्टर डाइजेशन क्या होगा, ये यहाँ पे पेन प्रोड्यूस करने वाला है, दैट इज कॉल्ड एज द वातज गुल्म। तो यह स्थानम संस्थानम रुजाम विकल्पम, मतलब क्या है, इसका कोई फिक्स प्लेस नहीं है। वातज गुल्मों का अल्टीमेटली क्या है, वातज चल गुड़ के होते हैं, एंड दैट्स वाई ये जो वातज जो गुल्म है ना, इसका कोई फिक्स प्लेस नहीं है कि कहाँ पे हुआ है और पेन कहाँ से इंड्यूस हो रहा है। तो अधवात है ना, पुरुष का संग होता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। वातज गुल्म के हम लक्षण की बात कर रहे हैं, हृदय कुक्षी, सिर में वेदना हो सकती है, पीड़ा हो सकती है। जितने भी यू कैन से फेस है, फेशियल रीजन है, माउथ का रीजन है, दे गेट यू कैन से ड्राई, स्किन डिस्कलरेशन हो सकता है। भोजन के पक जाने पर पेन क्या होता है, एग्रीवेट हो जाता है। भोजन करने के बाद गुल्म का प्रकोप कम हो जाता है। ओके, एज वी आर कंज्यूमिंग द मील, डेफिनेटली दिस जो पेन होता है वो धीरे धीरे सबसाइड होता है, बट एज सुन एज द डाइजेशन प्रोसीड हैपेंस देर इज अ पेन सीवियरिटी इज देयर। ओके, रुक्ष, कषाय, कटु, तिक्त रस यहाँ पे लाभकर नहीं होता है, बिकॉज ये सभी जो रस है, ये सभी जो रसात्मक जो द्रव्य है, दैट लीड्स टू द काइंड ऑफ विशेषण ऑफ अ वाता। ओके, एंड दैट्स वाई ये सभी रसों के सेवन से हमें कोई भी प्रॉब्लम यू कैन से काइंड ऑफ फील नहीं होता है, और यू कैन से जो प्रॉब्लम जो रहती है, जो पेशेंट हमें बताएगा रिगार्डिंग विद वातज गुल्म, वो कोई भी यहाँ पे हमें यू कैन से नहीं मिलता। ओके, तो विकल्पम यह स्थान संस्थानम रुजा विकल्पम। तो रुजा मतलब होता है पेन, सीन ऑन इट्स ओरिजिनेटेड लोकेशन, और कोई फिक्स प्लेस नहीं होता है क्योंकि ये वातज गुल्म है। ओके, नाउ लेट्स सी द पित्तज गुल्म out of 5 or out of you can say what we have discussed the 5 type of वातज you can say गुल्म। ओके, तो पित्तज गुल्म में ऑलरेडी अभी मैंने आपको बताया कि गुल्म में हम बोल रहा हूँ, गुल्म यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, गिल्म डिस्कस करें, तो गुल्म पित्तज गुल्म में बोल रहे हैं, बट डेफिनेटली इसके बिहाइंड वातज का, और वातज का यहाँ पे क्या हुआ है, हैंड है। वातज का हैंड मीन्स अ काइंड ऑफ जो गुल्म यहाँ पे हुआ है, अल्टीमेटली पित्त दोषों को लेके आकर, जो वायु दोष है अल्टीमेटली वो पित्त दोष को लेके आता है, और दैट रिजल्ट इन द पित्तज गुल्म। तो यू विल नॉट कंफ्यूज द टर्म पित्तज गुल्म कि यहाँ पे वायु का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, देर इज ए इंटरफेरेंस ऑफ वायु एज वेल, बट वी आर गिविंग द टर्मिनोलॉजी बिकॉज देर इज अ प्रिडोमिनेंस ऑफ दैट दोषा। ओके, तो डिपेंडिंग ऑन द प्रिडोमिनेंस ऑफ दैट दोषा वी आर गिविंग द टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर दोष। ओके, तो उष्ण, कटु, तीक्ष्ण विरोधी आहार, मध्य, धूप या फिर आतप, काइंड ऑफ रुधिर के दूषित होने से या फिर ब्लड के दूषित हो जाने से पित्तज गुल्म क्या होता है, ये होता है। तो आप लक्षण दे सकते हो, ज्वर हो सकता है, प्यास की अधिकता होगी, भोजन की पाकावस्था में तीव्र का शूल होना, ड्यूरिंग डाइजेशन एंड ईटिंग बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन होता है। तो आफ्टर डाइजेशन जो पेन होगा दैट इज रिजल्ट इन द, और यू कैन से काइंड ऑफ वो हमारा क्या होगा, वातज गुल्म होगा। ड्यूरिंग ईटिंग, ड्यूरिंग मील और ड्यूरिंग डाइजेशन दैट इज कॉल्ड एज अ पित्तज गुल्म। तो काइंड ऑफ स्वेटिंग होगा बहुत ही, उधर में दाह का अधिक आना, स्पर्श को न सह पाना। ओके, नॉन बियरेबल पेन होगा, दैट इज कॉल्ड एज अ, और दैट इज अ साइन एंड सिम्टम, दैट इज अ सिम्टम ऑफ आवर पित्तज गुल्मा। ओके, कफज गुल्म में देखिए कौन कौन से इटोलॉजिकल फैक्टर होते हैं। शीतल है, काइंड ऑफ जो शीतल स्निग्ध आहार विहार जो रहते हैं उनका मोर एंड मोर कंज्यूम करना। ओके, मोर एंड मोर डेयरी प्रोडक्ट वगैरह जो कंज्यूम करने की वजह से काइंड ऑफ जो रेफ्रिजरेटर के जो कंटेंट होते हैं मोर एंड मोर उसका कंज्यूम करना। ओके, शीतल भारी आलस्य से दिन में दीवा साफ करने से। ओके, दैट रिजल्ट इन द कफज गुल्म। तो लक्षण की अगर बात करें तो शीत ज्वर हो सकता है, शरीर में शीतलता हो सकती है, शरीर में भारीपन हो सकता है। ओके, गुल्म प्रदेश में अल्प वेदना और गुल्म का कठिन ऊंचा उठा हुआ फील होता है। ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ कफज गुल्मा। तो दिस आर द लक्षण और सिम्टम ऑफ और से कफज गुल्मा।
तो कफज गुल्म जितने भी ऑलरेडी मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में बताया है कि जो दोष प्रकोपित होते हैं ना, कफ कैसे प्रकोपित होगा, स्निग्ध आहार विहार से, अकाउंट ऑफ दीवा स्वाप से, ओके, और ये कैसे जितने भी ऑयली फूड्स है उनका कंजम्पशन करने से डेफिनेटली अकाउंट ऑफ कफज गुल्म होने वाला है। और कोई भी कफज अगर व्याधि होती है, इनका जो इटोलॉजिकल फैक्टर होता है ना, जो कफज जो हमारे आहार भी होते हैं ना, उनके जैसे होता है, ज़्यादा आराम करने से और यू कैन से अकाउंट ऑफ बहुत ही ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट वगैरह यूज़ करने से, अकाउंट ऑफ यू कैन से स्निग्ध आहार विहार लेने से, ये सभी इटोलॉजिकल फैक्टर होते हैं दैट रिजल्ट इन द नंबर ऑफ मैनिफेस्टेशन। ओके, तो कफज गुल्म भी उनमें से वन ऑफ दैट। तो अकाउंट ऑफ आलस्य से, दीवा स्वाप से काइंड ऑफ कफज गुल्म होता है। कफज गुल्म का लक्षण देखिए, शीत ज्वर होगा पेशेंट को, शरीर में शिथिलता होती है, हैवीनेस होगा, गुल्म प्रदेश में अल्प वेदना होती है, तीव्र वेदना वातज में होगा, ओके, और दाह युक्त वेदना हमारे पित्तज में होने वाला है। तो गुल्म प्रदेश में अल्प वेदना होगा, लेकिन गुल्म का जो प्रदेश है, जो लोकल साइट है, वहाँ पे पेन होगा ही होगा, बट अलॉन्ग विद दैट पूरे होल बॉडी में क्या हो रही है, भारीपन हो रहा है, हैवीनेस हो रहा है, गुरुता और गौरवता फील हो रही है। ओके, तो द्वंद्वज गुल्म आचार्य ने कंसिडर नहीं किया है। वात पित्तजन्य गुल्म, वात कफजन्य गुल्म, कफ पित्तजन्य गुल्म, ऐसे 3 प्रकार के द्वंद्वज गुल्म भी होते हैं। अदर आचार्यस ने बताया है, बट अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक ही हैज़ नॉट मेंशन द द्वंद्वज गुल्म। ओके, एंड दैट्स वाई यहाँ पे हमारे पास 5 प्रकार के गुल्म होते हैं इंस्टेड ऑफ 7। तो सन्निपाती गुल्म देखिए, जहाँ पे तीनों दोष का इम्बैलेंस हुआ रहता है, जहाँ पे महारुजम अत्यंत पीड़ा होती है, जहाँ पे जलन दाह भी होता है, और उन्नतम पत्थर की तरह अकाउंट ऑफ ऊपर उठा हुआ रहता है, उभार बहुत ज़्यादा हुआ रहता है। ओके, तो ड्यू टू कफ दोषा दैट रिजल्ट इन द उन्नतम, ड्यू टू पित्त दोषा दाह वहाँ पे होता है, और ड्यू टू वात का विशेषण की वजह से कॉल एज अ महारुजम। तो तीनों ही दोषों के जो फीचर्स मिलते हैं दैट इज कॉल एज अ सन्निपातिक गुल्म। ओके, तो तीनों दोषों के मिले हुए जो कारण होते हैं, जब वो एक बॉडी में या फिर एक से एक पर्सन में जब वो बढ़ जाते हैं, दैट रिजल्ट इन तीनों दोषों का प्रकोप एंड रिजल्ट इन द एंड दैट लीड्स टू द सन्निपातिक गुल्म। रक्तज गुल्म में नॉर्मली ये फीमेल्स को रहता है। ओके, जो मेंस्ट्रुएटिंग जो फीमेल्स होती है डेफिनेटली उनको ये रक्तज गुल्म होता है। तो ऋतुकाल में भोजन ना करने से, भय से, रुक्ष आहार विहार लेने के से, काइंड ऑफ मलमूत्र के वेग को रोकने से, जितने भी हमारे नॉन सप्रेसिबल अर्जेस हैं, 13 टाइप के नॉन सप्रेसिबल अर्जेस हैं, ऑलरेडी आचार्य चरक ने बताया है, डिटेल मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया उसको। ओके, तो वो अगर अर्जेस कोई भी पर्सन सप्रेस करे तो डेफिनेटली दैट लीड्स टू द वात प्रकोप। ओके, तो रक्त स्तंभक आहार विहार के सेवन करने से ये जो फीमेल होती हैं काइंड ऑफ रक्त स्तंभक आहार विहार लेती हैं, काइंड ऑफ वाई, बिकॉज जो मेंस्ट्रुएशन हो रहा है डेफिनेटली शी वांट टू स्टॉप दैट, एंड दैट्स वाई शी इज कंज्यूमिंग अ काइंड ऑफ रक्त स्तंभक आहार, एंड दैट रक्त स्तंभक आहार लीड्स टू दैट जो मेंस्ट्रुएटिव जो आने जाने जो लॉस होने वाला है, दैट रिजल्ट इन द अकोमुलेशन एंड विशेषण ऑफ वात दोषा, एंड दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ काइंड ऑफ गुल्म लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज अ रक्तज गुल्म। तो योनि रोग के कारण स्त्रियों को रक्तज गुल्म होता है। ये गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में हम इसको कैटेगराइज करते हैं। तो अपान वायु मोस्टली स्त्रियाँ सप्रेस करती हैं, रोकती हैं। ओके, दैट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, नहीं रोकना चाहिए, बट डेफिनेटली इसकी वजह से क्या होता है, रक्तज गुल्म होता है। तो यह गुल्म मासिक ऋतु से ही उत्पन्न होता है, जिसे मैंने आपको बताया। नाउ ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, द मेन पॉइंट ऑफ व्यू आवर 3rd ईयर और से मेन पॉइंट हमारा चरक चिकित्सा स्थान का, दैट इज कॉल्ड एज ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो वातज गुल्म की चिकित्सा देखिए, स्नेहन, स्वेदन, बस्ती नॉर्मली हम यूज़ करते हैं वातज गुल्म के लिए। तो वातज नॉर्मली वात कैसे बैलेंस होगा, यू हैव टू थिंक आउट दैट, यू हैव टू फर्स्ट थिंक आउट दैट, डेफिनेटली यू कैन अंडरस्टैंड द ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ आचार्य चरक। ओके, उन्होंने क्या क्राइटेरिया दिया है, उन्होंने क्या यू कैन से वे से अलग अलग तरीके से बताया है, डेफिनेटली यू कैन अंडरस्टैंड देन यू नो अ काइंड ऑफ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर स्पेसिफिक दोषा। तो वात कैसे बैलेंस होता है, स्नेहन से होने वाला है। ओके, अ काइंड ऑफ स्वेदन, तो जो वात के जो गुण हैं उनके अपोजिट वाले जो ट्रीटमेंट है या फिर जो एक्टिविटी है, डेफिनेटली बाय दैट वात विल सप्रेस। ओके, तो स्नेहन, स्वेदन, बस्ती वगैरह यूज़ करने से हमारा वातज गुल्म ठीक हो जाता है। तो पेन एवो अम्बिलिकस होगा तो वहाँ पे स्नेहपान देना है, पेन बिलो अम्बिलिकस होगा तो वी हैव टू गिव द बस्ती। तो स्नेहपानम हितम गुल्मम विशेषेण ऊर्ध्वनाभिजे पक्वाशय गदम बस्ती उभयम जठर आश्रय। तो आप देख सकते हो, स्नेहपानम हितम गुल्मम, स्नेहपान आपको देना है विशेषण ऊर्ध्वनाभिजे, अ काइंड ऑफ पेन एबो द अम्बिलिकस दैट इज कॉल्ड एज स्नेहपान, आपको वहाँ पे स्नेहपान देना है, घृतपान देना है। पक्वाशय गदम अ काइंड ऑफ बस्ती आपको देनी है। ओके, तो आप देख सकते हो, यदि गुल्म पक्वाशय में आश्रित है तो बस्ती का प्रयोग करें, यदि संपूर्ण उदय प्रदेश में आश्रित है तो आपको स्नेहपान और बस्ती दोनों का क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। ओके,
तो जो भी कुछ हैंड रिटन जो नोट्स हैं वट एवर पॉसिबल दैट आई एम गिविंग टू यू, ओके, बट डेफिनेटली आपको बहुत सारे यहाँ पे वर्ड्स हो सकते हैं, वो आपको अंडरस्टैंड नहीं भी हो सकते, ओके, तो आप यहाँ इसीलिए दैट्स व्हाई आई एम रीडिंग ऑल्सो। तो दिस इज द थोड़ा सा ब्लर फोटो, ओके। तो गुल्म में स्वेदन देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑन द बेस ऑफ साइट वी हैव डिसाइडेड द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, अबो द अम्बिलिकस, बिलो द अम्बिलिकस। गुल्म में स्वेदन देना है, हम ये वातज की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वातज गुल्म की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, स्वेदन देना है। तो कोई भी स्वेदन देने से पहले यू हैव टू गिव द फर्स्ट ऑफ ऑल स्नेहन, तो स्निग्ध भोजन देना है, स्नेह का अभ्यंग लगाना है, यह अनुवासन बस्ती है। तो कोई भी स्नेहन करने के बाद आपको क्या करना है, स्वेदन देना है, ओके। तो कॉन्स्टिपेशन कॉम्प्लिकेशन इन गुल्म देखिए, अभी आपने स्नेहन दे दिया, स्वेदन दे दिया, ठीक है। अभी दूसरे वे देखते हैं, वातज गुल्म में अगर वमन होगा, वातज गुल्म में हम वमन कब करने के लिए बोलते हैं, अगर कफ बहुत बढ़ गया है उस पेशेंट में और वातज गुल्म है पेशेंट को, वातज गुल्म हमने कैसे आइडेंटिफाई किया, डिपेंडिंग ऑन द लक्षण। तो वातज गुल्म है, कफ बढ़ गया है, अग्नि नष्ट अगर करता है वो पर्टिकुलर गुल्म, अरुचि, हल्लास, शरीर में भारीपन, तंद्रा उत्पन्न करता है, तो उसे हमें वमन देके क्या करना, निकाल देना चाहिए, ओके। तो वातज गुल्म में वमन इंडिकेटेड है कब, जब दोष विशेड हुए रहेंगे, कफ दोष जब विशेड हुआ रहेगा इन आवर वातज गुल्म, देन वी विल यूज द वमन इन आवर वातज गुल्म, ओके। वातज गुल्म में वर्ती का यूज़ आपको क्या करना है, देखिए शूल है, उदर में शूल है, आना है, मल विबंध है, कॉन्स्टिपेशन है, ओके, और एक ऐसा ब्लोटिंग है, बहुत ही सीवियर पेन हो रहा है, देन यू कैन यूज़ द वर्ती और सपोजिटरीज, ओके। तो अगर वातन कफ प्रधान गुल्म में दिखे और ये भी लक्षण है, देन यू कैन यूज़ द वर्ती इन योर काइंड ऑफ यू कैन से वातज गुल्म, ओके। तो कफ वातनाशक वर्ती, गुटिका चूर्ण वगैरह आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ओके। तो मेनली वी आर यूजिंग द एनल सपोजिटरीज, ओके। तो वातज गुल्म में विरेचन कब करना है, वातज को ये देखिए, अगर काइंड ऑफ पित्त बढ़ गया है, शरीर में संताप अगर उत्पन्न करता है वो पित्त, डेफिनेटली हमें वहाँ पे उस पित्त को पैसिफाई करना है, सबसाइड करना है बाय गिविंग द विरेचना। तो पित्त को बाहर निकाल देना है बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग और बाय गिविंग द बाय इंड्यूसिंग द विरेचना। अनुलोमिक स्नेहिक द्वारा विरेचन हमें करना चाहिए, ओके। तो वातज गुल्म में विरेचन हमें कब देना है, जब पित्त बढ़ गया है और संताप उत्पन्न कर रहा है, और एक कॉम्प्लिकेशन की जैसे वी आर गिविंग द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, ओके। गुल्म रोगों में रक्त मोक्षण कॉमन फॉर ऑल है ये, ओके। तो ऑल काइंड ऑफ ट्रीटमेंट करने पर यदि प्रकोपित दोष शांत, अगर ये काइंड ऑफ देखिए शांत कर दिया जाए बट स्टिल गुल्म ठीक ना हो, तो डेफिनेटली वहाँ पे हमें क्या करना है, एट लास्ट वी हैव ऑप्शन कॉल एज रक्त मोक्षण। नाउ पित्तज गुल्म की चिकित्सा देखते हैं आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द वातज गुल्म। कोई भी टाइप का गुल्म है अगर उसमें वात इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इसीलिए दोनों की पैसिफाई, दोनों दोषों को पैसिफाई करने वाला जो द्रव्य होगा उसे हमें चयन करना है और उसी से हमें सेलेक्ट करना है, ओके। तो स्त्रंशन देना है हमें इस पित्तज गुल्म में, स्त्रंशन या फिर माइल्ड वेरिएशन जिन्हें हम बोल सकते हैं, क्योंकि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ट्रीटमेंट यूज़ करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, अगर आपको पता हो तो डेफिनेटली वे ऑफ ट्रीटमेंट जो आचार्य चरक ने मेंशन किया ना, हर एक चैप्टर में हर एक पर्टिकुलर रोग का या फिर व्याधियों का आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो स्त्रंशन देना है, माइल्ड विरेचन देना है। विरेचन कब देते हैं, जब पित्त विशेड हुआ रहता है, पित्त को बाहर निकालने के लिए वी आर गिविंग द विरेचना, वमना फॉर कफ, बस्ती फॉर वाता, ओके। तो स्त्रंशन देना है, माइल्ड विरेचन देना है, सिद्ध पित्तनाशक द्रव्यों को घृतपान देना है पेशेंट को, ओके। अगर वह पक्वाशय में स्थित है तो तिक्त द्रव्यों से सिद्ध क्षीर और तिक्त द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ क्षीर आपको देना है, या फिर तिक्त द्रव्यों से क्षीर किया हुआ बस्ती आपको यहाँ पे देना है, ओके। अगर तृष्णा है, ज्वर है, दाह है, अलॉन्ग विद दिस पित्त गुल्म, और पित्त गुल्म में अगर ये सभी देखा जाता है तो यू हैव टू डू अ रक्त मोक्षणा। तो रक्त मोक्षणा इज नीडेड हियर व्हेन दाह, तृष्णा, ज्वर, शूल, स्वेद, अग्नि मंदता, अरुचि आर सीन इन द पित्त गुल्म, ओके। तो अगर बल में कमी आती है तो मांस रस का सेवन करना है, ओके। अगर स्टिल गुल्म रहता है तो डेफिनेटली हमें वहाँ पे घृतपान पेशेंट को करने के लिए बोलना है। तो रक्त मोक्षण के बाद रक्त में विदाह नहीं होगा, एंड दैट्स वाई वी आर गिविंग द रक्त मोक्षणा, बिकॉज रक्त मोक्षण के बाद रक्त जो निकल जाएगा, रक्त में विदाह कम हो जाता है, उसमें दाह कम हो जाता है, एंड दैट्स वाई फर्दर उसका गुल्म में यू कैन से रिपीटेशन नहीं होता, ओके। और गुल्म क्या होता है, नष्ट हो जाता है। तो इफ़ स्टिल पेन मोर, डेफिनेटली आपको शस्त्रक्रिया भी करनी पड़ सकती है,
ये अलग अलग स्वरूप बताया गया कि अपक्व गुल्म का स्वरूप देखिए भारी है, कठोर आकृति है, जिसका वर्ण विवर्ण है, विवर्ण मतलब डिस्कलरेशन है, और यू कैन से सॉलिड है, बहुत ही सॉलिड मास है, कठोर है, ओके, जिसका वर्ण विवर्ण हो गया है, डिस्कलरेशन हो गया है, अचल है, मतलब एक ही जगह पे वो स्थिर है, दैट इज कॉल्ड अपक्व गुल्म का यह स्वरूप है। मतलब अभी गुल्म क्या हुआ है, यू कैन से अभी मतलब ये पाकावस्था में नहीं आए हैं। नॉर्मली जितने भी गुल्म होते हैं सब पाकावस्था में नहीं आते, बहुत सारे गुल्म सॉलिड में ही रहते हैं और उनको हम शस्त्र क्रिया देकर या फिर क्षार कर्म कर कर या फिर अग्नि कर्म कर कर हमें इसको तोड़ना पड़ता है। बट बहुत सारे गुल्म ऐसे भी होते हैं कि वो पहले पाकावस्था सॉरी और यू कैन से पहले अनराइप स्टेट में आएंगे, बाद में वो राइप स्टेज में आते हैं और बाद में इजीली उनको हमें उत्पाटन इंसाइजन वगैरह करके बाहर निकालना रहता है। तो अपक्व गुल्म स्वरूप भारी कठोर आकृति जिसका वर्ण विवर्ण वगैरह हो गया है, डेफिनेटली दैट गुल्म वी कॉल एज अपक्व गुल्म है। ओके, पच्यमाने गुल्म मतलब कि अभी ये राइप होने की फेस में है। ओके, तो जब वह पकने लगता है तब दाह, पीड़ा, निद्रानाश, प्रलाप ये सभी लक्षण होते हैं। पक्व गुल्म का स्वरूप मतलब ये इजीली अभी क्या हो गए, राइप हो गए, मतलब इजीली हम इसको अभी ट्रीट कर सकते हैं, इजीली वी कैन डू द उत्पाटन। तो काला वर्ण का हो जाता है, वेदना कम हो जाती है, ऊपर की त्वचा में सिकुड़न या कंडूव होती है, मतलब ईचिंग होती है, गुल्म ऊंचा होकर उठा हुआ रहता है। देन वी अंडरस्टैंड दिस by this you can say factors or by this you can say points, definitely we can understand कि पक्व गुल्म हो गया है and we have to inside that गुल्म। तो तत्र धर्मंत्री संप्रयाणानाम अधिकारम क्रियाविदो ही वैद्यानाम कृत योग्यानाम, ये देखिए व्याधि ही शोधनम रोपण ही। तो रोपण यहाँ पे आपको करना है, गुल्म के पक जाने पर पस निकलता है, सर्जिकल इंसिजन वगैरह आपको लेना है और दोष को क्या करना है, निकाल देना है, सिंपल। तो प्रॉपर रोपण हो जाता है, दोष निकल जाता है। ओके, अगर वह अंदर ही हील है, पक गया है तो पस बाहर आने लगता है, माउथ से भी वो पस बाहर आ सकता है। देन एट दैट कंडीशन यू हैव टू अवॉइड 10 to 12 डे योर नॉर्मल डाइट और नॉर्मल मील एंड आहार में कोई भी इंटरेस्ट वगैरह नहीं होती है। घृतपान वगैरह पेशेंट को लेने के लिए हम बोल सकते हैं। जब कोई गुल्म अंदर ही राइप स्टेज में जब वो क्या हो गया, बर्स हो गया है, देन यू हैव टू यूज़ और अ घृतपान एंड यू हैव टू स्टॉप द नॉर्मल डाइट। कफज गुल्म चिकित्सा देखते हैं, थर्ड चिकित्सा कुरियात लंघनम आदितम। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे क्या करना है, कफ देखना, मतलब कफज गुल्म है ये, इसकी फीचर की अगर बात करें तो सॉलिड बहुत होगा ये, इसमें पस वगैरह जल्दी फॉर्म नहीं होता। एंड इसकी जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होगी, शस्त्रक्रिया होगी, अग्निकर्म होगा। ओके, क्षार कर्म हम यहाँ पे यूज़ करने वाले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लंघन दिया है, तो लंघनम आदितम, क्योंकि कफज गुल्म प्रोड्यूस किससे हो रहा है, कफज गुल्म नॉर्मली आहार विहार जो पैटर्न है स्निग्धता के जैसे हो रहा है। ओके, दीवा स्वप्न के जैसे हो रहा है, काइंड ऑफ यू कैन से बहुत सारे इटियोलॉजिकल जो फैक्टर जो कफ दोष को बढ़ाते हैं। तो कफ दोष अल्टीमेटली दैट रीजन है, जो कफ गुल्म होता है ना, कफज जो गुल्म है वो नॉर्मली वातज और पित्तज के कैटेगरी से बहुत ही अलग होता है। इनको नॉर्मली हम ट्रीट कैसे करने वाले हैं, शस्त्रकर्म, अग्निकर्म, क्षारकर्म, ये वैसे ही क्या करने वाले, हील करने वाले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लंघन देना है। अगर पेशेंट यू कैन से काइंड ऑफ कोष्ठ में भारीपन लगता है, भोजन में अरुचि है, तो वी कैन यूज़ द वमना, बिकॉज लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कफज गुल्म की क्या है, वमना है। वमन पेशेंट को देकर अगर पॉसिबल है तो, ओके, वी आर नॉट गिविंग टू एवरी पेशेंट वमना, डेफिनेटली वी आर नॉट गिविंग वमना टू ऑल पेशेंट, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट वी आर गिविंग द संशोधन कर्म। बिकॉज संशोधन कर्म करने के लिए जो पेशेंट है इट शुड बी यू कैन से अ काइंड ऑफ जो फैक्टर्स है ना वो ओबे होना चाहिए। जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताया है वो सभी इसके साथ कोरिलेटेड होना चाहिए, देन ओनली वी विल गिव द संशोधन टू दैट पर्सन। ओके, तो ये देखिए कफज गुल्म में विलयन देना है ड्यू टू आना विबंध मलबंध के कारण जो उभार रहा है ना, काइंड ऑफ स्वेदन देना है, जिसकी वजह से वो अगर गुल्म अगर वो इजीली हील हो जाए या फिर उनका विलयन हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज आपको अदर मेथड भी जाना है। कफज गुल्म में क्षार और घृत वगैरह आपको यूज़ करना है। लंघन दे दिया, वमन दे दिया, विरेचन दे दिया, स्वेदन दे दिया, बट अब स्टिल ठीक नहीं हो रहा है। ऑल देने के बाद भी जठर अग्नि जब प्रदीप्त हो जाती है, बट अगर स्टिल फिर भी गुल्म ठीक नहीं हुआ है, देन यू हैव टू डू द और वी हैव टू गिव द क्षारारिष्ट और अग्निकर्म वगैरह देना है। अगर बहुत ही ज़्यादा कठिन है तो क्षारारिष्ट और अग्निकर्म वगैरह देना है। कफज गुल्म में लंघन, वमन, स्वेदन, बस्ती, निरो बस्ती, कुटिका चूर्ण, क्षार और अरिष्टों के सेवन से ठीक नहीं होता है तो अग्निकर्म डायरेक्टली देना है। अग्निकर्म कैसे देना है, यू हैव टू यू कैन से लोहे को गर्म करना है, उसे दग्ध करना है। ओके, आई विल अगेन रिपीट, लोहे को दग्ध करना है और उसे लोहे को गर्म करना है और आपको दग्ध कर देना है। जहाँ पे भी वो ट्यूमर हुआ रहेगा ना, डायरेक्टली आपको उसको क्या करना है, दग्ध कर देना है।
नॉर्मली आज के टाइम पे ये सभी एक्टिविटीज़ नॉर्मली हम नहीं करते। वी आर गिविंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वाड्रेटाइजेशन मेथड। ओके, तो मॉडर्न में बहुत सारे यू कैन से अलग अलग मेथडोलॉजी आ गई, अलग अलग मेथड्स हो गए। दैट्स वाई ये नॉर्मली वे थे। तो गुल्मनाशक योग वगैरह भी बताया गया आचार्य चरक ने। तो फॉर वातज गुल्म के कैटेगरी में जो संशोधन नहीं कर सकते, जो बस्ती वगैरह नहीं ले सकते, वो वाले जो पर्सन है ओके, उनको हिंगू संवर्चलाधिकृत, हिंगू संवर्चलाधिकृत कब देंगे? पेशेंट को शूल है, आना है ओके, अलॉन्ग विद द दही हम उनको हिंगू संवर्चलाधिकृत लेने के लिए बोलेंगे। हपुआशाधिकृत, ये देखिए हपुषाधिकृत कब लेने के लिए बोलेंगे? योनि रोग है, ग्रहणी रोग है, श्वास कास है, अलॉन्ग विद दैट कोई भी हमें यहाँ पे लेने की जरूरत है, डायरेक्टली हम हपुषाधिकृत ले सकते हैं, डायरेक्टली पान करना है। पिपली अधिकृत, जब पेशेंट को विषम ज्वर है, मलेरियल फीवर है और गुल्म भी है, देन वी विल यूज द पिपली अधिकृत। हिंगू आदि चूर्ण वी आर यूजिंग, और यू कैन से हिंग आदि गुटिका वगैरह भी आता है। तो बिफोर मील आपको लेना है। टेक अलॉन्ग विद दैट मध्य और गर्म उदक आपको लेना है। लुको वाटर के साथ आपको हिंगू आदि चूर्ण लेना है। वात कफज गुल्म या फिर वातज वाले जितने भी गुल्म है ना, उनमें ये बहुत ही यूजफुल होता है। तो हृदय शूल, ग्रहणी, अर्श, प्लीहा वृद्धि में भी हिंगू आदि चूर्ण यूजफुल होता है। ओके, अकाउंट ऑफ सेम गुटिका, हिंगू आदि गुटिका भी है। चूर्ण भावित विष मातुलुंग रस, अगेन टेक अलॉन्ग विद दैट गर्म उदक, दैट विल यूजफुल फॉर वाता वाला गुल्म। ओके, क्षीर रसों, रसों खीर पाक भी ले सकते हो। खीर पाक बनाने की विधि जैसी है वैसी ही बनानी है, पाक करना है और बाद में आपको उसको पान करना है। तो वात गुल्म नॉर्मली जहाँ पे विषम जो है, शोथ है, उदावर्त है, एट दैट कंडीशन यू विल यूज द रसों खीर पाक। नाउ नेक्स्ट इज तैल पंचक भी आप ले सकते हो। ये सभी फॉर्मुलेशन, ये सभी यू कैन से कल्पास है, योगास है। नॉर्मली आचार्य चरक ने बताया है कि पेशेंट अगर संशोधन नहीं करता है या फिर शोधन कर्म नहीं कर रहा है, अलग अलग फियर की वजह से या फिर कैसे किसी ने उसको बताया है कि संशोधन नहीं करना चाहिए, बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं जिसकी वजह से पेशेंट क्या करता है, रिफ्यूज़ करेगा टू दिस एक्टिविटी। डेफिनेटली एट दैट टाइम वी हैव टू यूज द शमनीय औषधि द्रव्य। तो शमनीय औषधि द्रव्य हिंगू संवर्चलाधिकृत है, हैपुषाधिकृत है, पिपली अधिकृत है ओके, हिंगू आदि चूर्ण है, हिंगू आदि गुटिका है, रसों खीर पाक है, क्षीर रसों है। तैल पंचक भी है, ऐसी कल्पना दी है जहाँ पे एर्ण तैल, प्रसन्ना, गोमूत्र और कांजी, जवाखार, दीस 5 द्रव्यों को मिक्स करने के बाद इक्वली मिक्स करना है और बाद में गुल्म पेशेंट को देने के लिए बोलना है। वाई बस्ती इज टेकिंग दिस ट्रीटमेंट फॉर वातिक गुल्म बिकॉज और एनी टाइप्स, बिकॉज वात नॉर्मली मैंने आपको बताया है कि एक फैक्टर होता है गुल्म को प्रोड्यूस करने के लिए, दैट्स वाई, और वाता फैक्टर होता है और दैट्स वाई लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वाता की बस्ती होती है, दैट्स वाई वी आर गिविंग द बस्ती। और फॉर एनी टाइप्स इफ बस्ती इज गिवन, डेफिनेटली थोड़ा सा प्रॉब्लम जो होता है वो हील हो जाता है। तो वायु को प्रथम जीतकर गुल्मों को हमें नष्ट करना चाहिए, इसलिए अगेन एंड अगेन निर्वासन एंड अनुवासन बस्ती के द्वारा वात पित्तज गुल्म जितने भी रहते हैं हम उसको करते हैं, ठीक करते हैं। नाउ लेट्स सी द पित्तज गुल्म के जो घृत कल्पना है। रोहिणी आदि घृत, ये पित्त को शमन करेगा ओके, रोहिणी आदि घृत। तो पित्त गुल्म विरेचन द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ घृत काइंड ऑफ आप यूज़ कर सकते हो। रोहिणी आदि घृत, आम्लकी आदि घृत मोस्टली पित्तज गुल्म में देते हैं। द्राक्षादि घृत, अलग अलग कॉम्प्लिकेशन है, ज्वर है, तृष्णा है, शूल है, देन यू कैन यूज़ द द्राक्षादि घृत। वासादि घृत, रक्तपित्त है, ज्वर है पेशेंट को, तो यू कैन यूज़ द वासादि घृत एट दैट कंडीशन। तो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन यू विल यूज़ द अलग अलग घृत ओके। रोहिणी आदि घृत कब लेना है, आम्ल की आदि घृत कब लेना है, डिपेंडिंग ऑन द कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन है विद दैट गुल्म ओके। तो आम्ल की आदि घृत, द्राक्षादि घृत, वासादि घृत। ये देखिए पैथिक गुल्म में विरेचन के लिए जो भी द्राक्षा है, मुनक्का है, हरण के स्वरस में गुड़ मिलाकर पीने के लिए देना है ओके। बाकी इंपॉर्टेंस ऑफ अग्नि जो है ये काइंड ऑफ आप देख सकते हो, हम इतना अग्नि को इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं, क्योंकि सभी प्रकार के दोषों की शांति के लिए या फिर प्रकोप के लिए अग्नि ही क्या होती है, डिपेंडेंट होती है। इसलिए जठर अग्नि की रक्षा सर्वदा करनी चाहिए और गुल्म के रोगों के कारण जो होते हैं उनको त्याग देना चाहिए। दिस यू कैन से शम प्रकोपणम दोषाणाम सर्वेशम अग्नि संचितो तस्मात् अग्निम सदाम रक्षेत निदानानि च वर्धयेत। जितने भी इटियोलॉजिकल फैक्टर हैं उनका हमें वर्जन करना है और यू कैन से उनको नहीं लेना है ओके। ये देखिए दिस इज आई होप दिस इज द लास्ट स्लाइड। आप देख सकते हो कफज गुल्म शिथिलता लाने के लिए नॉर्मली वी आर यूजिंग द काइंड ऑफ नंबर ऑफ घृत कल्पना। कफज गुल्म के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्षार वगैरह होती है, अग्निकर्म है, दाह काइंड ऑफ क्षार कर्म है, अग्निकर्म है ओके। बट अलग अलग घृत कल्पनाएं भी दी गई हैं। देखिए आचार्य स्नेहलाल 10 मूली घृत है, कफज गुल्म में देते हैं। बल्लातक आदि घृत है,
हार्ड टाइप कफज गुल्म ये क्या करता है, बर्स कर देता है और एक से उसको ब्रेक कर देता है। तो ग्रहणी रोग, पीलिया रोग के अलॉन्ग विद दैट अगर काइंड ऑफ गुल्म रोग है और वो कफज वेराइटी का है, देन वी विल यूज़ अ भल्लादक आदि घृत। ओके, क्षीर षटपलक घृत देखिए, कफज गुल्म में वातनाशक घृत का उपयोग विरेचन पर्पस के लिए हम ये क्षीर षटपलक घृत देते हैं। सॉरी, नीलिनी आदि घृत देते हैं। नॉर्मली हम इसको जब वातज के लिए दे रहे थे, ओके, यहाँ पे हम काइंड ऑफ इसको कफज गुल्म में वातनाशक घृत का उपयोग विरेचन के लिए हमें देना है नीलिनी आदि घृत, डबल क्वांटिटी हमें देना है, जैसे कि हमने वातज गुल्म में दिया जो उसकी डबल क्वांटिटी हमें यहाँ पे देना है कफज गुल्म में। ओके, क्षीर षटपलक घृत भी दे सकते हैं। काइंड ऑफ जो जितनी भी फलश्रुति है ना, ये फलश्रुति यहाँ पे भी आएगी। दंत हरित की ये काइंड ऑफ एक अवलेह कल्पना है। ओके, टाइप ऑफ लेह है जहाँ पे एक लिकेबल पर्पस के लिए एक लिकेबल ये सब्सटेंस है। एक प्रस्थ फॉर विरेचना हमें देना है। ओके, और वी कैन यूज़ एक पल फॉर सबसाइडेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कैसे गुल्म। ओके, एक पल हम ले सकते हैं। विरेचन के लिए अगर देना है तो दंती हरित की हम ले सकते हैं। सॉरी, विरेचन के लिए अगर देना है तो एक प्रस्थ इतनी क्वांटिटी वाला हमें दंती हरित की जो अवले है वो लेने के लिए बोलना है। ओके, देन रक्तज गुल्म जो हमारी ट्रीटमेंट है, दिस इज लास्ट टाइप। रक्तज गुल्म जो आप देख रहे हो यहाँ पे नॉर्मली जो गर्भकाल का जो पीरियड होता है ना, उसके बाद ही आपको उसको ठीक करना है, इसको ट्रीट करना है। चिकित्सा आफ्टर 10 मंथ या आफ्टर गर्भकाल बीत जाने के बाद ही यू हैव टू ट्रीट द रक्तज गुल्म, बिकॉज रक्त स्त्राव को स्तंभन करने की जैसे ये हुआ था। एंड जब गर्भदान जब फेस हो जाएगा, कॉन्सेप्शन वगैरह जब फेस हो जाएगा, एंड आफ्टर दैट गर्भकाल जब पीरियड फिनिश होएगा ना, आफ्टर दैट टाइम वी हैव टू यूज़ द रक्तज गुल्म चिकित्सा। तो स्नेहन फॉलोड बाय स्वेदन, एंड उसके बाद हमें विरेचन वगैरह देकर ये गुल्म ठीक कर देना है। ओके, योनि धावन, योनि विशोधन वगैरह से भी हम ये गुल्म थोड़ा सा सीवियरिटी कम कर सकते हैं। पलाश क्षार जो होता है ना, पलाश क्षार, उससे सिद्ध तैल या उससे सिद्ध जो घृत होगा ना, उसके साथ हमें क्या करना है, पेशेंट को योनि धावन या फिर योनि विशोधन करने के लिए बोलना है। 10 मूलों की बस्ती वगैरह दे सकते हैं। काइंड ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। रक्त पित्त नाशक क्षार को मधु और घी के साथ काइंड ऑफ लिक करने के लिए बोलना है। रक्त पित्त रक्त गुल्म से पीड़ित स्त्री के आहार में काइंड ऑफ गार्लिक और फिश वगैरह का प्रयोग करना चाहिए। बाय डूइंग दिस ऑल्सो रक्तस्राव अधिक मात्रा में होने लगे तो अधोगामी रक्तपित्त नाशक चिकित्साओं का क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। तो दिस इज लास्ट you can say slide for our today's class. I hope you are understand well with this गुल्म चिकित्सा। ओके, तो गुल्म चिकित्सा अल्टीमेटली 5 प्रकार के हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और नीचे सन्निपातज और रक्तज गुल्म। इनके एक एक इटोलॉजिकल फैक्टर विथ यू कैन से लक्षणा और यू कैन से काइंड ऑफ जो उनकी जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है ना, आई हैव मेंशनड हियर। ओके, तो दैट इज ऑल अबाउट दैट। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी रिगार्डिंग दिस एनी वीडियो or regarding this gulma chikitsa, definitely you can ask me in comments. Okay.